जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 का हिंदी विषय का हल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कल मैंने इसका आधा पाठ करवा दिया था, अर्थात लगभग मैंने 75 प्रश्न कल करवा दिए थे और आज हम 76 प्रश्न से लेकर 150 प्रश्न तक हल करेंगे। दोस्तों, मैंने 2015 से लेकर लगभग 2020 तक आरपीएससी के 5 एग्ज़ाम पास किए हैं और उनका जो मैंने निष्कर्ष निकाला है कि हम जो पिछले सालों के एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रश्न पत्र के आधार पर अगर आगे की तैयारी करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं वह पिछले परीक्षाओं के एग्ज़ाम के जो प्रश्न पत्र होते हैं उन्हीं से मिले जुले होते हैं या उन्हीं के आधार पर आगे का प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इसके साथ ही हमें इससे आगे की भी तैयारी करनी है, क्योंकि पिछले साल जिस प्रकार का एक प्रश्न पूछने का पैटर्न रहा है उससे आगे की अगर हम सोच रखेंगे तभी हम प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे या अधिकतम प्रश्न हम सही कर पाएंगे। अगर हम यह नहीं करते हैं या पिछले पेपर के आधार पर तैयारी नहीं करेंगे या उससे आगे की सोच हम नहीं रखेंगे तो हम इतने प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल सही प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम पिछले परीक्षाओं में जितने भी हिंदी के पेपर हैं उनको सोल्व कर लें और उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाएं कि आगे किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। पिछली परीक्षाओं से हमें अतीत से सीख लेनी ही है, लेकिन भविष्य का भी ख्याल रखना है कि आगे किस प्रकार प्रश्न पत्र तैयार होता है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम आज शुरू करते हैं 76वां प्रश्न। 76वां प्रश्न है, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। दोस्तों, आपको पता ही है गदल कहानी के जो रचनाकार हैं रांगे राघव हैं। गदल कहानी प्रगतिशील चेतना की कहानी मानी जाती है और गदल कहानी की जो प्रमुख पात्र हैं वह गदल ही है। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई। उदय प्रकाश की जो कहानी नहीं है उनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। पत्थर गली उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। तिरिच है, पाल गोमरा का स्कूटर है, पीली छतरी वाली लड़की है, ये तीनों ही कहानियां उदय प्रकाश की हैं। 78वां प्रश्न देखते हैं, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ था, बिल्कुल सही है। चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। दोस्तों, यहाँ पर शकुंतला माथुर तीसरे सप्तक की कवित्री नहीं थी, अपितु दूसरे सप्तक की कवित्री थी। अर्थात शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक की कवित्री थी जो सन 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरे तार सप्तक की जो कवित्री थी वह कीर्ति चौधरी थी और चौथे तार सप्तक की कवित्री थी सुमन राजे। दोस्तों, दूसरे, तीसरे और चौथे सप्तक में सिर्फ एक एक कवित्रियां सम्मिलित थी। पहले तार सप्तक में कोई भी कवित्री सम्मिलित नहीं थी। चौथा ऑप्शन है रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 78वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। 79वां प्रश्न है, चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है। दोस्तों, चिंतामणि आपको पता ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इसमें भाव एवं मनोविकार से संबंधित निबंध है। इसके साथ ही आलोचना से संबंधित कुछ निबंध इस पुस्तक में संकलित है। चिंतामणि 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद यह 4 भागों में भी प्रकाशित हुई है। 80वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, इन रचनाओं में कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है। इनमें अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। गेहूं और गुलाब, यह राम वृक्ष बेनीपुरी की है। गेहूं जो भूख का प्रतीक है और गुलाब सौंदर्य का प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन है आंगन का पंछी और बंजारा मन, विद्यानिवास मिश्र की रचना है। चौथा ऑप्शन है प्रिया नीलकंठी, यह कुबेर नाथ राय की रचना है। 81वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81, इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है। तो नरेश मेहता की जो रचना है संशय की एक रात, यह उनकी रचना है जिसमें संशय की एक रात, इसमें श्री राम के संशय को लेकर यह रचना लिखी गई है। 82वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है।
लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो दूसरा अर्थ होता है वह मुख्य अर्थ से किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। तीसरा है, यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ि के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है और प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 83वां प्रश्न है, इनमें से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बिल्कुल सही है। जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, बिल्कुल सही है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द से चिपके हुए अलग अलग अर्थ इसमें निकलते हैं। तो श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर शब्द एक हो लेकिन अलग अलग संदर्भ में अर्थ अलग अलग निकलते हैं। चौथा ऑप्शन है, जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। यह कथन गलत है। जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप नहीं किया जाता है, क्योंकि उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किसमें किया जाता है? रूपक अलंकार में। तो यहाँ पर यह चौथा ऑप्शन गलत हो गया, अर्थात विकल्प संख्या 4 सही है। 84वां प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन पंडित राज जगन्नाथ का है, क्योंकि सामान्यतः जो बच्चे होते हैं या जो परीक्षार्थी होते हैं वह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा और पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा में कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। लेकिन जो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है वह क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। रसात्मक का मतलब क्या है? रसमय काव्य, रसमय वाक्य ही काव्य है। यह काव्य की परिभाषा देने वाले आचार्य विश्वनाथ हैं। प्रश्न नंबर 85, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? काव्य प्रयोजन के बारे में बताया है, इससे यश प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। आर्थिक लाभ भी होता है, बिल्कुल सही है। आनंद प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि काव्य प्रयोजन से हमें शास्त्र का ज्ञान हो जाए। 86वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? अर्थात काव्य हेतु कौन कौन से हैं उसका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिभा बिल्कुल काव्य हेतु का भाग है, व्युत्पत्ति भी काव्य हेतु है, अभ्यास भी है, लेकिन ईश कृपा यह काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, काव्य हेतु एक चौथा भी होता है, समाधि, जिसको लेकर अभी कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसके ऑप्शन में यहाँ पर इस कृपा के स्थान पर क्या दे रखा था? एक ऑप्शन तो समाधि का था और एक ऑप्शन था प्रेरणा। तो अधिकतर लोगों ने समाधि कर दिया भूल से, क्योंकि उनको पता नहीं था कि चौथा काव्य हेतु भी होता है। पहला होता है प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास और एक चौथा काव्य हेतु भी कुछ विद्वान मानते हैं जिसका नाम है समाधि। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, इस कृपा कोई काव्य हेतु नहीं है। प्रश्न नंबर 87, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, बिल्कुल सही, ये सही नहीं है, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। ध्वनि के जो भेद हैं वह है अभिधामूला और लक्षणामूला है, लक्षणामूला और व्यंजनामूला नहीं है। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं, ये भी सही है, चौथा भी सही है। और इसमें 87वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, क्योंकि ध्वनि के जो दो भेद होते हैं वह होते हैं अभिधामूला ध्वनि और लक्षणामूला ध्वनि। तो यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
अरस्तु ने अनुकरण से, अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, बिल्कुल सही है। अनुकरण भी एक सृजन की क्रिया है, बिल्कुल सही है, क्रिएटिविटी जिसमें होती है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। यह ऑप्शन क्या है इसमें गलत है, क्योंकि प्लेटो का प्लेटो के जो विचार थे अनुकरण से संबंधित वह अलग थे, क्योंकि प्लेटो कला को नकल की नकल मानते थे, लेकिन अरस्तु प्लेटो के विचार से मतभेद रखते हैं, या अरस्तु के जो विचार है वह प्लेटो से अलग है। प्रश्न नंबर 89, लोंजाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लोंजाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, बिल्कुल ये भी सही है, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। दूसरा ऑप्शन है महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन है समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है, ये भी सही है। लोंजाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमा में भाषा प्रयोग के पक्षधर थे, यह सही नहीं है। अर्थात 89वें ऑप्शन में प्रश्न संख्या 89 में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो अभिव्यक्तिवाद किसकी है? अभिनव गुप्त की है। शंकुक की क्या है? अनुमितिवाद है शंकुक का। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है और भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है। तो यहाँ पर अभिव्यक्तिवाद किसका है? रस सूत्र के जो चौथे व्याख्याकार थे अभिनव गुप्त, उनका है। प्रश्न संख्या 91, सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? समाकृतिवाद जिसे गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक कौन थे? वर्दीमर, कोफका एवं कोहलर थे। प्रश्न संख्या 92, यह प्रश्न दोस्तों डिलीट हुआ था। प्रश्न संख्या 93 है, शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है। प्रश्न संख्या 94, मानव विकास परिणाम है आर्थिक कारकों का, वंशगति एवं वातावरणीय परिवारों का कारकों का। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मानव विकास वंशगति अर्थात वंशानुगत भी होता है और वातावरण से भी मानव विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, वंशगति एवं वातावरणीय कारकों का। प्रश्न संख्या 95, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? सीखने वाले को। अधिगम प्रक्रिया अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम संस्थितियों से अधिगम के जो भी सिद्धांत हैं उपरोक्त सभी, इसके अंतर्गत सभी ऑप्शन सही, 4 अर्थात तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या या विकल्प संख्या 4 सही है। प्रश्न संख्या 96 या 96, श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो श्रृंखला अधिगम गेने ने दिया था, जिसे यहाँ पर गेगनी लिखा हुआ है, जिसे हम गेने भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 97, किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, कहा है? तो किशोरावस्था को तूफानों संघर्षों की अवस्था कहने वाले स्टैनले हॉल थे। स्टैनले हॉल जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंस किशोरावस्था पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था के सिद्धांत। प्रश्न संख्या 98, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे, तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले जॉन बी वाटसन थे, जिन्हें व्यवहारवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 99, सृजनशीलता की विशेषताएं होती हैं। सृजनशीलता में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहली मौलिकता, बिल्कुल। प्रवाहशीलता ये भी होती है, लचीलापन भी होता है, उपरोक्त सभी, अर्थात 99वें प्रश्न में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, बिल्कुल नहीं। ज्ञान के स्थानांतरण से, ये भी सही नहीं लग रहा है। अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से क्या होती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभव का मतलब क्या है? हम अपने जीवन से जो कुछ सीखते हैं उसके आधार पर हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन करना ये है, स्व अभिप्रेरित करना, बिल्कुल
दूसरों के संवेगों को पहचानना, ये भी सही है। सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, सजीवों में विभेदन करने का मतलब क्या है, ऊंच नीच की जो भावना है या लोगों को अलग अलग नज़र से देखने का जो नजरिया है वह यहाँ पर सही नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि जो सजीवों में विभेद नहीं करती है। तो ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगी। प्रश्न नंबर है 102। एडवांस और ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं, तो डेविड आशुबेल थे, ऑप्शन दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है, तो अनुदेशन की सामग्री कौन सी नहीं है, छपी सामग्री ये अनुदेशन की सामग्री है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सही है। ओवरहेड प्रोजेक्टर यह किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, तो यह अनुदेशन की सामग्री नहीं है। ऑडियो कैसेट बिल्कुल सही है, इसमें भी यह भी अनुदेशन की सामग्री है। प्रश्न संख्या 104। आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों कि खुद से बातचीत करना, खुद से वार्तालाप करना या खुद से संवाद करना, जिसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। प्रश्न संख्या 105। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। यह प्रश्न क्या हो गया था दोस्तों, डिलीट हो गया था। इसमें प्रश्न यह पूछना चाहिए था कि दोस्तों यह प्रश्न डिलीट हो गया था। आगे के जो भी प्रश्न हैं मैं अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूंगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं।